नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेंसिटी क्लासेस में। साइंस के आज के इस वीडियो में आपको मिलेंगे परीक्षा में आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो बताता है हार्मोन के प्रकार को, प्रोटीन में अमीनो एसिड के अनुक्रम को, अमीनो एसिड के प्रकार को या भ्रूण में लिंग को। तो एमनियोसेंटेसिस एक ऐसा तरीका होता है जो आपके भ्रूण में लिंग को बताता है। क्या करता है? भ्रूण में लिंग को बताता है कि आपका जो है मेल है या फिर फीमेल है। ठीक है, वैसे तो ये गैर कानूनी है, लेकिन ये पढ़ना है बस आपको कि एमनियोसेंटेसिस एक तरीका होता है जो आपके भ्रूण में लिंग को बताता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्रंथि नहीं है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा और याद रखिएगा। आपसे पूछा ये जा रहा है कि ये जो आपके चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा अंग जो है ग्रंथि नहीं है। तो जिगर, पीयूष, पित्ताशय या अधिवृक्क। आपको बता दूं, जिगर का मतलब है आपका यकृत, इसी को लिवर कहते हैं। यदि आपसे जिगर, यकृत, लिवर या कलेजा कहा जाए तो एक ही होता है। ये आपका एक ग्रंथि होती है। ये आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। मैंने शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की है, अंतःस्रावी या फिर कुछ ऐसा नहीं बोला है। मैंने सिर्फ ये बोला है आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपका यकृत होता है। पीयूष एक ग्रंथि होती है, अधिवृक्क भी आपकी एक ग्रंथि होती है, पित्ताशय आपकी कोई ग्रंथि नहीं होती है, इसीलिए ऑप्शन थर्ड एकदम करेक्ट होगा। पित्ताशय आपकी ग्रंथि में काउंट नहीं किया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे है कि वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है अवटु ग्रंथि द्वारा, पीयूष ग्रंथि द्वारा, जनन ग्रंथि द्वारा या फिर हड्डियों द्वारा। तो आपका जो वृद्धिकर हार्मोन है ये आपके पीयूष ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? पीयूष ग्रंथि द्वारा वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है। याद रखना है पीयूष ग्रंथि के बारे में। ये जो पीयूष ग्रंथि होती है ये आपके शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, वहीं आपकी सबसे छोटी जो ग्रंथि होती है वो आपकी होती है पीयूष ग्रंथि होती है। ठीक है, यदि पीनियल ग्रंथि आपके ऑप्शन में नहीं है तब आपको बोलना है, याद रखना है मैंने क्या बोला। यदि आपके ऑप्शन में पीनियल ग्रंथि है, क्या पीनियल ग्रंथि अगर है तो आपको क्या बोलना पड़ेगा कि हमारे शरीर की सबसे छोटी जो ग्रंथि है वो हमारी पीनियल ग्रंथि है। लेकिन यदि पीनियल ग्रंथि ऑप्शन में नहीं है तो आप प्रायोरिटी पीयूष ग्रंथि को देंगे। ठीक है, याद रखना है इतनी चीज़ें आपको कि यदि आपका पीनियल ग्रंथि ऑप्शन में नहीं है तब आप पीयूष ग्रंथि पर जाएंगे। ठीक है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें एसटीएच जो हार्मोन होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, जिसका पूरा नाम होता है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। क्या होता है? सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, ये जो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन होता है ये आपकी वृद्धि व विकास करने वाला हार्मोन होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसके अल्पस्राव से बौनापन होता है। क्या होता है? बच्चों में बौनापन देखने को मिलता है। वहीं एसटीएच के अल्पस्राव से वयस्कों में आपका साइमंड रोग देखने को मिलता है। याद रखना है मैंने क्या बोला है कि आपका जो एसटीएच यानी कि सोमैटोट्रोपिक हार्मोन होता है, इस सोमैटोट्रोपिक हार्मोन के अल्पस्राव से बच्चों में बौनापन रोग देखने को मिलता है। वहीं अल्पस्राव से वयस्कों में साइमंड रोग देखने को मिलता है। साइमंड रोग में होता क्या है कि अच्छी खासी उम्र में आप बूढ़े दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, कई लोगों को आप देखना कि कई लोग इस तरीके के दिखते हैं कि उनकी उम्र जो है कम होती है लेकिन बुढ़े टाइप के दिखने लगते हैं, तो बेसिकली उनको साइमंड रोग की प्रॉब्लम हो जाती है इस वजह से। ठीक है, तो आप एसटीएच हार्मोन के बारे में यहाँ जान गए हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है। याद रखना है आपको पीयूष ग्रंथि के बारे में कि कहाँ पर स्थित होती है। तो ये जो पीयूष ग्रंथि है आपके ऑप्शन से कि हृदय के आधार में, मस्तिष्क के आधार में, उदर में या गर्दन में। तो आपको बता दूं कि आपकी जो पीयूष ग्रंथि है ये आपके मस्तिष्क जो होता है, आपका मस्तिष्क का जो अग्र मस्तिष्क भाग होता है, क्या होता है? अग्र मस्तिष्क भाग होता है, उसी में आपके डाई एंसेफेनाल के नीचे स्थित होती है। कहाँ पर? डाई एंसेफेनाल के नीचे स्थित होती है। ठीक है, याद रखना है फेनाल के नीचे आपकी ये जो ग्रंथि है वो स्थित होती है। मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क भाग में जो डाई एंसेफेनाल है उसके नीचे आपकी पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि गर्दन में स्थित नहीं रहती, उदर में भी नहीं रहती, हृदय में भी नहीं रहती, मस्तिष्क के आधार में आपकी जो पीयूष ग्रंथि है वो स्थित होती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे है कि मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि
पूछा ये जा रहा है आपसे कि मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला कि आपके शरीर की ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों ही स्रावित करती है। इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा इसको। ऑप्शन से आपके पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि, यकृत या फिर अग्न्याशय ग्रंथि या जिसे पाचक ग्रंथि कहते हैं वो। तो आपके शरीर में एंजाइम या हार्मोन दोनों स्रावित करने वाली ग्रंथि जो होती है वो अग्न्याशय ग्रंथि या पाचक ग्रंथि होती है। वैसे आपकी जो ग्रंथि है या तो एंजाइम स्रावित करेंगी या फिर हार्मोन स्रावित करेंगी, लेकिन अग्न्याशय एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो आपके एंजाइम और हार्मोन दोनों ही स्रावित करती है। अग्न्याशय को क्या कहा जाता है? मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। मिश्रित ग्रंथि क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आपकी एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो आपके एंजाइम और हार्मोन दोनों ही स्रावित करती है। तो याद रखना है आपको अग्न्याशय के बारे में। अग्न्याशय आपके शरीर की दूसरी, ध्यान से सुनना है, आपके शरीर की, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, आपके शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। कौन सी? दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, ग्रंथि। वहीं फर्स्ट नंबर पर सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत, जिसे लिवर भी कहते हैं, कलेजा भी कहते हैं, जिगर भी कहते हैं। वहीं आपकी सबसे बड़ी शरीर की दूसरे नंबर की जो ग्रंथि है वो आपकी अग्न्याशय ग्रंथि होती है। कई बार एग्जाम में आपसे फर्स्ट ना पूछ के सेकंड वाला भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखना है कि आपकी सेकंड नंबर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी अग्न्याशय है। आइए यहाँ पर जानते हैं कि आखिर अग्न्याशय कौन से एंजाइम और कौन सा हार्मोन जो है स्रावित करती है। तो अग्न्याशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित एंजाइम हैं आपके 3 एंजाइम होते हैं। पहला होता है आपका ट्रिप्सिन। कौन सा? ट्रिप्सिन होता है। एंड सेकंड होता है आपका लाइपेज। हालांकि मैं ये सारी चीज़ें आपको पहले बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर भी आप इन सबको याद रखिएगा। बार बार पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि चीज़ें बार बार रिवाइज करें, कम पढ़ें लेकिन सटीक पढ़ें। एंड थर्ड नंबर पर आपका आता है एमाइलेज होता है। ठीक है, एमाइलेज। ठीक, तो ये जो है आपके एंजाइम जो कि आपके अग्न्याशय ग्रंथि द्वारा स्रावित किए जाते हैं। वहीं हार्मोन कौन सा है जो आपकी अग्न्याशय ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो वो है आपका इंसुलिन। यानी कि इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि आपकी अग्न्याशय ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। इंसुलिन जो है आपके अग्न्याशय की, जो अग्न्याशय में आपकी आइसलेट्स ऑफ लैगरहैंस जो होती हैं, वहाँ पर बीटा सेल्स जो होती हैं, बीटा सेल्स से आपका जो है स्रावित होता है इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, याद रखना है। आइए इंसुलिन के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। आइए जानते हैं थोड़ा सा। इंसुलिन जो होता है आपका, इंसुलिन, सबसे पहले तो आपने क्या जाना कि इंसुलिन एक हार्मोन है। कई बार एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है इंसुलिन है आपका प्रोटीन है, विटामिन है, या फिर हार्मोन है, या फिर सेलुलोज है। तो याद रखना है इंसुलिन हमारा क्या है? इंसुलिन हमारा एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है। ठीक है, वैसे आपका इंसुलिन प्रोटीन भी है। याद रखना है इस चीज़ को कि आपका इंसुलिन प्रोटीन भी होता है। इंसुलिन आपके बीटा सेल्स, जो इंसुलिन जो है आपकी अग्न्याशय के अलावा जो डहेलिया की जड़ें होती हैं, किसकी? डहेलिया की जड़ें, डहेलिया की जड़ों में भी पाया जाता है। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ ये जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन की कमी से शरीर में हाइपरग्लाइसीमिया रोग होता है, वहीं अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। ये मैं कई बार बता चुकी हूँ। इंसुलिन की खोज इंपॉर्टेंट बनती है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज की थी आपके बेटिंग एवं बेस्ट ने की थी। किसने की थी? बेटिंग एवं बेस्ट ने आपके इंसुलिन की खोज की थी। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पर अग्न्याशय ग्रंथि या पाचक ग्रंथि के बारे में जानी। आई होप यहाँ तक के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और साथ ही साथ अपने अच्छे दोस्तों, अच्छे से मतलब है उन दोस्तों के साथ जो आपके तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर भी कर दिया करिए वीडियो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही हैं, तो जी हाँ, ये क्वेश्चन आपके ऐसे क्वेश्चन है जो आपकी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं या फिर जिनके आने की संभावना पूरी है। तो आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। जो नहीं आता है उसको अपनी कॉपी में अच्छे से लिखिए प्रॉपर। जब आपके नोट्स होंगे तो पढ़ने का भी मन करेगा, और एक जगह चीज़ें कलेक्ट करके रखेंगे तो आपको दिक्कत भी नहीं होगी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपके रक्त जो होता है, रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है ग्लाइकोजन, थायरोक्सिन, ऑक्सीटोसिन या फिर इंसुलिन। तो एक ऐसा हार्मोन है जो आपके शरीर में आपके रक्त में जो है शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो वो है आपका इंसुलिन। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। कैसे नियंत्रित करता है आइए जानते हैं। ये जो इंसुलिन है, यदि आपके, ये तो आप लोग जान चुके हैं कि इंसुलिन जो हार्मोन है हमारा अग्न्याशय ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। इंसुलिन की खोज बेटिंग एवं वेस्ट ने की थी। अगर आपके शरीर में इंसुलिन कम स्रावित होता है, मतलब इसकी कमी से
इसकी कमी से होता क्या है कि आपके शरीर में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज यानी कि शर्करा की मात्रा जो है आपकी अधिक होने लगती है। क्या होने लगती है? मात्रा अधिक होने लगती है। अब आपके शरीर में अगर ग्लूकोज की मात्रा अधिक होगी तो आपको क्या करना है? रिवर्स डालना है। जैसे यहाँ कमी है तो ग्लूकोज अधिक होगा। एग्जाम में पूछा जाता है ये सारी चीज़ें कि इंसुलिन की कमी से ग्लूकोज की मात्रा शरीर में कम हो जाती है, ग्लूकोज की मात्रा पर कोई असर नहीं पड़ता, या फिर ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है। तो याद रखना है कि इंसुलिन की कमी से शरीर में जो है ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है। अब ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाएगी कि तो कौन सा रोग होगा? तो मधुमेह रोग होगा। क्योंकि जो आपका मधुमेह या डायबिटीज़ का पेशेंट होता है उसे बेसिकली मीठी चीज़ें और जिनमें आपकी मतलब चीनी वाली चीज़ें खाने से मना किया जाता है। इसीलिए मना किया जाता है क्योंकि उसकी बॉडी में ऑलरेडी शर्करा की मात्रा अधिक हो चुकी है। ठीक है, तो मधुमेह जो रोग होता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ कि हाइपरग्लाइसीमिया आप कैसे याद रखें। अगर आपसे पूछा जाए कि मधुमेह ना दिया जाए, अगर आपसे हाइपरग्लाइसीमिया दिया जाए तो आपको समझ आएगा। आप देखना मधुमेह वाले जो रोग होते हैं आजकल इनमें एक प्रॉब्लम और देखने को मिल रही है, इनका बीपी हाई होने लग रहा है। ठीक है, वैसे मैक्सिमम केसेस में ये हो रहा है कि मधुमेह जो आपके डायबिटीज़ पेशेंट है उनका बीपी हाई होने लग रहा है आजकल। तो वो क्या कहते हैं? एकदम हाइपर ही रहते हैं। उनका बीपी हाई होने की वजह से होता क्या है? इंसान चिड़चिड़ा होने लगता है। तो यही वजह है कि आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो मधुमेह रोग है उसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं क्योंकि इस टाइम व्यक्ति बहुत हाइपर रहता है मधुमेह वाला। ठीक है, यदि आपकी बॉडी में इंसुलिन अधिक स्रावित होता है तो ये भी खतरनाक होता है। इससे होता क्या है कि जो आपके ग्लूकोज है यानी कि जो शर्करा है आपके शरीर में उसकी मात्रा कम होने लगती है, तो ये भी खतरनाक है। अब इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हाइपो। ये तो हाइपर है तो नेक्स्ट क्या होगा? आपका हाइपो होगा। तो ये होता है आपका हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, याद रखना है आपको ग्लाइसीमिया। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको इंसुलिन के बारे में याद रखनी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि मानव शरीर में रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके शरीर में जो ब्लड प्रेशर है वो नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्रंथि से या फिर थाइमस ग्रंथि से। तो आपके शरीर में जो ब्लड प्रेशर है वो आपका थाइमस ग्रंथि से नियंत्रित होता है। किससे? थाइमस ग्रंथि से। आइए करते हैं थाइमस ग्रंथि का पोस्टमार्टम कि आखिर होती क्या है थाइमस ग्रंथि। बहुत सारी चीज़ें थाइमस ग्रंथि के बारे में आपको इंपॉर्टेंट जाननी है। ये जो थाइमस ग्रंथि है इसको बेसिकली आप लिम्फोसाइट्स जो होते हैं आपके, क्या? लिम्फोसाइट्स का प्रशिक्षण येट्टा है। ठीक है, का प्रशिक्षण केंद्र। आप लोग बर्तनी पर मत जाया कीजिए। वैसे तो सारे स्टूडेंट मेरे बहुत ही अच्छे हैं, कभी भी बर्तनी को लेकर उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन आप लोग बर्तनी पे मत जाया करिए। कभी कभी मिस्टेक हो जाती है और मैं साइंस पढ़ा रही हूँ और मैं बोलती भी हूँ तो आप उस चीज़ को करेक्ट कर लिया करिए। ठीक है, लिम्फोसाइट्स का जो प्रशिक्षण केंद्र है वो आपके थाइमस ग्रंथि को कहा जाता है। साथ ही साथ आपके थाइमस ग्रंथि को क्या कहा जाता है? बुढ़ापे की डोर कहा जाता है। जी हाँ, क्या कहा जाता है? बुढ़ापे की डोर कहा जाता है। बुढ़ापे की डोर। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में सीधा सीधा आपसे पूछा जाता है लिम्फोसाइट्स का प्रशिक्षण केंद्र है। यही चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। तो थाइमस ग्रंथि जो है लिम्फोसाइट्स का प्रशिक्षण केंद्र है, वहीं बुढ़ापे की डोर भी आपकी थाइमस ग्रंथि है। क्योंकि थाइमस जो ग्रंथि होती है वो वयस्कों में थोड़ी सी बड़ी होती है। वयस्कों में थोड़ी सी बड़ी होने की वजह से इसे आपके बुढ़ापे की डोर कहा जाता है। जब आप बुढ़े होंगे तो आपके बुढ़ापे की डोर जो है आपका जीवन साथी तो होगा ही, साथ ही साथ आपका जो है थाइमस ग्रंथि भी आपके बुढ़ापे की डोर होगी। मतलब हमारे बुढ़ापे की दो डोर होती है, एक तो जीवन साथी और एक ये थाइमस ग्रंथि भी। ठीक, ये जो थाइमस ग्रंथि है, अब ग्रंथि है तो कोई ना कोई हार्मोन तो स्रावित करेगी ना। तो हार्मोन कौन सा स्रावित करती है? इसी से मिलता जुलता नाम है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। मुझे ऐसी ग्रंथि बड़ी अच्छी लगती हैं जिनके हार्मोन जो है इनसे स्रावित होने वाले हार्मोन इन्हीं से मिलते जुलते हुए होते हैं, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती। थाइमस ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है आपका थाइमोसिन। कौन सा? थाइमोसिन जो हार्मोन है ये आपका स्रावित होता है आपकी थाइमस ग्रंथि से। ये थाइमोसिन जो हार्मोन होता है यही लिम्फोसाइट्स का निर्माण करता है। ठीक है, क्या करता है? आपकी थाइमस ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जो होता है थाइमोसिन, ये आपके लिम्फोसाइट्स का निर्माण करता है। ये लिम्फोसाइट्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं? ये लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये प्रतिरक्षी तंत्र का निर्माण करते हैं। प्रतिरक्षी तंत्र का निर्माण करने का मतलब ये है कि आपको किसी भी रोग से बचाने का कार्य आपके लिम्फोसाइट्स कहते हैं, जिस वजह से आपके लिम्फोसाइट्स को सिपाही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिपाही यानी कि पुलिस कहा जाता है। ठीक है,
अगर आपसे पूछा जाए कि सिपाही किसे कहा जा आपके शरीर का सिपाही किसे कहा जाता है, तो याद रखना है लिम्फोसाइट को कहा जाता है, क्योंकि ये रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। ठीक, तो इतनी सारी चीज़ें आप लोगों ने थाइमस ग्रंथि के बारे में जानी, लेकिन अभी भी एक चीज़ छूट गई। वो कौन सी? वो ये कि आपकी थाइमस ग्रंथि कहाँ पर आपके शरीर में स्थित होती है। ये इंपॉर्टेंट बनता है कि हमारे शरीर में थाइमस ग्रंथि कहाँ पर होती है, तो आपके सीने में। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सीने में तो कोई और ही है। ठीक है, तो आपके सीने में आपके कोई और के अलावा भी ये जो थाइमस ग्रंथि है ये होती है, तो याद रखना थाइमस ग्रंथि सीने में होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एंटीडायूरेटिक हार्मोन है। ऑप्शन है आपके वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, ACTH या फिर कार्टिसोन। एंटीडायूरेटिक हार्मोन के बारे में बताना है। ठीक है, तो पहले एंटीडायूरेटिक हार्मोन के बारे में जान लेते हैं, तब तो हम बता पाएंगे कि इनमें से कौन सा एंटीडायूरेटिक हार्मोन है। इनका वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो एंटीडायूरेटिक हार्मोन होते हैं, ठीक है, ये आपके शरीर में मूत्र की नियमित मात्रा बनाते हैं। क्या करते हैं? आपके शरीर में मूत्र की नियमित मात्रा बनाते हैं। साथ ही साथ आपकी जो पीयूष ग्रंथि होती है, कौन सी? पीयूष ग्रंथि, यानी कि जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। ये जो पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली, जो पश्चपाली होती है, अग्रपाली से तो स्रावित होने वाले हार्मोन इस आपके जो सोमेटोट्रोपिन हार्मोन है, LTH हार्मोन है, GTH हार्मोन है, ये सभी स्रावित होते हैं। लेकिन आपकी पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली होती है, पश्चपाली से स्रावित होने वाले हार्मोन आपके क्या होते हैं? आपके होते हैं एंटीडायूरेटिक हार्मोन होते हैं। याद रखना है, एंटीडायूरेटिक हार्मोन आपके शरीर में मूत्र की नियमित मात्रा बनाते हैं। साथ ही साथ ये पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली से स्रावित होते हैं। एंटीडायूरेटिक हार्मोन का आपका जो है वो है आपका एग्जाम्पल वैसोप्रेसिन, आपका एक एंटीडायूरेटिक हार्मोन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इनमें से आपकी कौन सी कोशिकाएं ऐसी हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। या आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन अलग है, लेकिन आपका आंसर एक ही होगा। आपको बताना है कि आपके कौन सी कोशिकाओं में आपकी केंद्रक या फिर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। ऑप्शन है आपके RBC, यानी कि लाल रक्त कोशिका, यकृत कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका या मांसपेशी कोशिका। तो आपकी जो RBC होती हैं, जिन्हें आप रेड ब्लड सेल्स या RBC कहते हैं, तो ये जो है आपकी इनमें केंद्रक नहीं होता। इनमें भाई केंद्रक नहीं होता। जब केंद्रक ही नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से होगा? केंद्रक जब होगा तब ना माइटोकॉन्ड्रिया होगा। आपकी जो श्वेत रक्त कोशिकाएं ना, जिन्हें आप WBC कहते हैं, WBC, ये जो WBC होती हैं इनमें केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक पाया जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा। ठीक है, केंद्रक ही नहीं होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से होगा? जैसे अगर घर ही नहीं है तो सदस्य कैसे होंगे? जब घर होगा तब तो उसमें सदस्य रहेंगे ना। ऐसे ही होता है कि केंद्रक ही नहीं है तो कहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया होगा? तो आपकी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं ना, तो इनमें केंद्रक होता है, केंद्रक नहीं तो माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि निषेचन के बिना अंडे से भ्रूण का बनना क्या कहलाता है। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। आपसे ये कहा जा रहा है कि निषेचन नहीं हुआ फिर भी अंडे से भ्रूण बना है, तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहेंगे आप? ऑप्शंस हैं आपके अविजाणुता, अनिषेक फलन, अनिषेक जनन या पर निषेचन। आइए जानते हैं आखिर क्या कहा जाता है इसे। तो बिना निषेचन के, ध्यान से सुनिएगा, बिना निषेचन के मादा युग्मक या अंड कोशिका से नई संतति या पादप बनता है आपके अनिषेक जनन में। किसमें? अनिषेक जनन में बनता है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। बिना निषेचन के मादा युग्मक से या आपकी अंड कोशिका, ठीक है, नई संतति या पादप बनता है। ठीक है, पादप बनता है किसमें? अनिषेक जनन में बनता है आपका। बिना निषेचन के युग्मक या अंड कोशिका से एक संतति या पादप बनते हैं। ठीक है, ये तो आपने जाना अनिषेक जनन होता क्या है, बट इंपॉर्टेंट ये बनता है कि आखिर अनिषेक जनन जो प्रोसेस है वो किन में देखने को मिलती है। तो ये बेसिकली जो है आपकी एग्जाम्पल है इसके, आपके अनिषेक जनन के एग्जाम्पल होंगे आपके सेब, एप्पल, ठीक है, और आपका केला।
ठीक, सेब, केला और अंगूर, ये जो चीज़ें हैं आपकी, ये 3 चीज़ें, ये आपके अनिश्चित जनन के ही एग्जाम्पल हैं। याद रखना ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। यानी कि सेब, केला और अंगूर में आपका निषेचन नहीं होता, फिर भी आपके भ्रूण जो है आपका बनता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है। आपसे पूछा ये जा रहा है कि लीची जो आपका फल होता है, आपने लीची देखी होगी कि लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है। मांसल एरिल, फलावित्ती, मध्य फलावित्ती या फिर अंतः फलावित्ती। तो जो लीची फल होता है उसका मांसल एरिल जो भाग होता है, मांसल एरिल भाग जो है खाने योग्य होता है। लीची उत्पादन में आपका बिहार जो है जो फर्स्ट नंबर पर आता है आपके इंडिया में, बिहार। ठीक है, बिहार। ठीक, यहाँ पर काफ़ी मात्रा में लीची उगाई जाती है। साथ ही साथ मखाना भी, यहाँ का मखाना और आपके ये जो है लीची, ये दोनों ही इनका उत्पादन आपका बिहार में होता है, याद रखना है आपको। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि आपका गूदेदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है। सेब, आम, टमाटर या संतरा। तो गूदेदार जो थैलेमस होता है वो आपके टमाटर में खाने योग्य होता है, इसीलिए थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है लाइकोपीन की उपस्थिति, कैरोटीन की उपस्थिति, एंथोसाइनिन की उपस्थिति या कैप्साइसिन की उपस्थिति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। पहले तो ये जान लेते हैं कि मिर्च में कौन सा विटामिन होता है, ये आपका एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो मिर्च में आपका विटामिन सी होता है। कौन सा होता है? विटामिन सी आपके जो है मिर्च में पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक, तो आप जो है क्या करें, जैसे आप लोग कई लोग खाना बनाते होंगे, तो यदि आप नहीं बनाते तो अपनी मम्मी को भी क्या कहिएगा कि मम्मी कभी भी जो हम लोग रेड मिर्ची का पाउडर खाते हैं, उस पाउडर की बजाय आप लोग रेड चिली जो होती है, रेड चिली, इसका यूज़ करें। ये जो पाउडर है ये आज तो खाने में टेस्ट दे रहा है, बट कल के दिन इससे आपको कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, तो इसको बिल्कुल अवॉइड करें। आप लोग इसको फॉलो करें। रेड चिली को आप लोग जो है हटाइए और अपने घर में ग्रीन चिली जो है इसको लाइए। सब्जी बना रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं तो आप लोग हरी मिर्च का यूज़ कीजिए। पाउडर फॉर्म में जो रेड मिर्ची है उसको बिल्कुल हटा दीजिए। इसमें प्रॉपर मात्रा में जो आपकी ग्रीन चिली है इसमें विटामिन सी होता है, साथ ही साथ इसमें कई सारे एंटी ऑक्सीडेंट्स वगैरह भी होते हैं। तो ये चीज़ें आपको फ़ायदा करेंगी, बल्कि आपका पाउडर कोई फ़ायदा नहीं करेगा, नुकसान ही करता है बुढ़ापे में जाके। तो आप लोग अवॉइड करिए इन सब चीज़ों को अभी से। ये जो मिर्च है इसकी तीक्ष्णता का कारण है कैप्साइसिन की उपस्थिति। ऑप्शन 4 एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि अफीम पोस्ता पौधों के किस भाग से प्राप्त की जाती है। फूल पत्ती से, अधपके फल से या फूल से। तो आपकी जो अफीम पोस्ता है ये आपके अधपके फल से प्राप्त की जाती है। किससे? अधपके फल से प्राप्त की जाती है। ये जो अफीम है, ये आपका अफीम, ये आपके पेपेबर, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ पेपर सोमनीफेरम। क्या कहा मैंने ये कहा कि अफीम जो है आपके, अफीम के पौधे पेपेबर सोमनीफेरम के जो दूध होता है, दूध से यहाँ का मतलब है लेटेक्स का, LATEX। ये जो लेटेक्स होते हैं आपके पेपेबर सोमनीफेरम के, इनको सुखाकर बनाया जाता है आपका अफीम। ये जो अफीम होता है इसमें आपका मॉर्फिन होता है। इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें याद रखना है। मॉर्फिन होता है आपके अफीम में, एग्जाम में पूछा जाता है। मॉर्फिन पाया जाता है अफीम में, पाया जाता है कितना परसेंट? 12% आपकी मॉर्फिन पाई जाती है अफीम में। ठीक है, आप लोगों ने हेरोइन का नाम सुना होगा। मैं किसी एक्ट्रेस की बात नहीं कर रही हूँ, ना ही दिशा पटानी की, ना ही आपकी आलिया भट्ट की, मैं हेरोइन की बात कर रही हूँ। हेरोइन आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा। ये आपका एक नशीला पदार्थ होता है। तो हेरोइन में जो है आपका अफीम ही यूज़ किया जाता है। कौन सा? अफीम यूज़ किया जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। नीम, लौंग, ताड़ या दालचीनी। क्वेश्चन आपसे ये है कि किस पेड़ की छाल आपके मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। तो क्या आपने कभी देखा है कि आपने किचन में नीम की छाल यूज़ की? मैंने तो कभी नहीं देखा, नहीं है। लौंग की आप कली यूज़ करते हैं, ना कि छाल। ताड़ की छाल कभी भी आपके खाने में तो यूज़ नहीं होती, बेसिकली मसालों में यूज़ नहीं होती है। दालचीनी आपके मसालों में यूज़ होती है, छाल इसकी यूज़ होती है। आजकल तो आप देखेंगे इस तरीके से स्टिक टाइप की मिलने लगी है मार्केट में दालचीनी की, काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं। इनकी टी भी बनती है और मसालों में भी यूज़ होता है। इसकी टी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और फ़ायदा भी करती है, कभी पीजिएगा आप लोग भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रसायन सामान्यतः किसानों द्वारा खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त होता है। DDT, मेथिल ब्रोमाइड, 2,4-D या फिर ओमेगा 3। तो आप लोगों को बताना है कि ऐसा आपका कौन सा रसायन है जो किसानों द्वारा
आपके जो खरपतवार है उसको नष्ट करने के लिए किया जाता है। आप लोग को लग रहा होगा डीडीटी, जी नहीं, डीडीटी आपका जो है किसानों द्वारा खरपतवार को नष्ट करने के लिए नहीं यूज होता है। 2,4-D ये जो है आपका रसायन, ये एक ऐसा रसायन है जो आपके किसानों द्वारा यूज़ किया जाता है खरपतवार को नष्ट करने के लिए। 2,4-D का पूरा नाम इंपॉर्टेंट बनता है, तो 2,4-D का पूरा नाम है डाई क्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, क्या नाम है आपके 2,4-D का? 2,4-D का पूरा नाम है आपका डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, आपकी 2,4-D का पूरा नाम है। ठीक, यहाँ पर आप लोगों ने जाना कि ये खरपतवार को नष्ट करने के लिए यूज़ होता है। डीडीटी के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है, डीडीटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डीडीटी जो है आपके, इसकी पूरा नाम कई बार एग्जाम में आता है, तो डीडीटी का पूरा नाम इंपॉर्टेंट बताता है। डीडीटी का पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, कितने डाई और टाई हैं, ठीक है, तो याद रखना है कि डाई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, आपके एग्जाम में कई बार ये इथेन गड़बड़ कर दिया जाता है। ठीक है, कभी इधर पर मीथेन दे देते हैं, कभी इथाइलिन दे देते हैं, तो याद रखना है कि इथेन होता है यहाँ पर। ठीक, ये सारी चीज़ें अच्छे से याद रखना है। डीडीटी की खोज किसने की थी? तो डीडीटी की खोज जो की गई थी 1939 में की गई थी। एक आपके स्विस वैज्ञानिक थे, कौन? स्विस वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पॉल हरमन। पॉल हरमन साहब ने जो है आपके डीडीटी की खोज की थी। तो आपका जो डीडीटी है उस टाइम आपके मलेरिया के विरुद्ध जो है इसका यूज़ किया जाता था। किसके विरुद्ध? मलेरिया के विरुद्ध इसका यूज़ किया जाता था, मलेरिया। ठीक, लेकिन हुआ ये कि जब आपका 1939 में तो इसे खोजा गया, 1950 के बाद इसका यूज़ जो है आपका खटमल साथ ही साथ मच्छर के विरुद्ध किया जाने लगा। किसके? खटमल और मच्छर के विरुद्ध किया जाने लगा। साथ ही साथ इसका यूज़ जो है कीटनाशक के रूप में भी किया जाने लगा। याद रखना है आपको, इतने यूज़ हैं इसके। यूज़ इसके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके यूज़ हैं खटमल और मच्छर मारने में आपका डीडीटी यूज़ होता है। मलेरिया के विरुद्ध आपके डीडीटी का यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने जानी डीडीटी के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे, बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? ऑक्सीटोसिन, थायरोक्सिन, जिब्रेलिन या साइटोकाइनिन। आपको बताना है। जो कभी कभी पौधों की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, तो बौने हो जाते हैं पौधे। ठीक, अब मैं बोनसाई की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, कुछ पौधे जो हैं इनकी जितनी उनकी नेचुरल ग्रोथ होनी चाहिए वो ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो उन बौने पौधों को आप किस रसायन द्वारा, आप किस हार्मोन, ये सारे हार्मोन के नाम दिए हैं, ये पादप हार्मोन है। ठीक है, तो किस पादप हार्मोन? थायरोक्सिन आपका पादप हार्मोन नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ किसकी? मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर साइटोकाइनिन की। मैं सिर्फ और सिर्फ साइटोकाइनिन की बात कर रही हूँ, ध्यान रखना है आपको। साइटोकाइनिन आपका एक पादप हार्मोन है जो कि आपके बौने पौधों के लिए अनुप्रयोग किया जाता है लंबा करने के लिए। ठीक है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। अन्य पादप हार्मोन कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। अन्य पादप हार्मोन में होते हैं आपके ऑक्सिन। कौन से? ऑक्सिन होते हैं, साइटोकाइनिन होता है, जिब्रेलिक अम्ल होता है। ठीक है, जिब्रेलिन नहीं होता, जिब्रेलिक अम्ल होता है। ठीक है, जिब्रेलिक अम्ल। ठीक, अगला होता है आपका इथाइलिन। इथाइलिन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि फलों को पकाने के लिए होता है। एंड नेक्स्ट होता है आपका एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल होता है। ठीक है, तो ये सारे जो हैं आपके एक पौधा हार्मोन है। याद रखना, ये चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैम मेरी भी हाइट कम है, तो मैं क्यों ना ये साइटोकाइनिन वगैरह ये सब हार्मोन ले लूँ, तो मेरी भी हाइट जो है लंबी हो जाए। तो ऐसा नहीं है, ये पादप हार्मोन है, ये जंतु हार्मोन नहीं है। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को कि ये सारे पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिक अम्ल, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड, ये सारे के सारे हमारे पादप हार्मोन है। सिर्फ पादपों के लिए ही यूजफुल होते हैं, ना कि जंतुओं के लिए। आप जंतु हैं, ठीक है, ठीक है, मनुष्य हैं। ठीक, मनुष्य मतलब जंतु हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि करनाल वंट एक बीमारी है। आपको बताना है कि करनाल वंट बीमारी है धान की, मटर की, सनई की या गेहूं की। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बताना है आपको करनाल वंट एक बीमारी है। तो ये जो एक बीमारी है ये आपके गेहूं की बीमारी होती है। ऑप्शन 4 एकदम करेक्ट होगा। करनाल वंट नामक बीमारी को फर्स्ट टाइम 1931 में आपके करनाल कहाँ पर पड़ता है? करनाल में आपकी दूध डेयरी करके एक संस्थान है ना, तो यहाँ पर करनाल जो है आपका पड़ता है हरियाणा में। ठीक है, यानी कि पहली बार जो है आपके करनाल, हरियाणा और पंजाब में ये रिपोर्ट किया गया था आपका करनाल वंट नामक रोग। याद रखना है,
ये भी इम्पोर्टेंट बनता है कि आखिर ये करनाल वंट रोग आपके गेहूँ जो होता है इसमें कब देखने को मिलता है। तो बहुत ही खतरनाक है, आप सुनोगे तो आप भी कहोगे ये लगा भी तो कब लगा ये करनाल वंट रोग। पता कब लगता है, जब दाना एकदम से पक जाता है पूरी तरीके से, तब ये जो है गेहूँ को लग जाता है करनाल वंट रोग। कब, जब पूरा गेहूँ पक गया तब। अरे भैया पहले लग जाओ तो कम से कम किसान दूसरा बोले, तुम लगे भी कब, बीमारी हुई भी कब, एकदम जब उसका पूरी मेहनत लग गई, सब कुछ हो चुका, जब दाना पूरी तरीके से पक जाता है, दाना पक जाता है, तब आपका ये जो है लगता है। ठीक है, यानी कि जब दाना पूरी तरीके से विकसित होने लगता है तब आपका पकने पर नहीं लगता, जब आपका दाना विकसित हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको शब्दों पर ध्यान देना है। विकसित होने का मतलब है, पकने का मतलब है सूख जाना। ठीक है, वहीं विकसित होने का मतलब है कि आपका दाना बन चुका है। ठीक है, दाना बिल्कुल ग्रीन ग्रीन सा रहता है, आप लोग देखना, तो ये जो है बन चुका होता है, तब आपका करनाल वंट रोग लगता है। ठीक है, बीज के निर्माण से पहले जो पुष्पन के चरण हैं उसमें भी आपके गेहूं को संक्रमित करता है ये। ठीक, बेसिकली लक्षण इसके कब दिखाई देते हैं, जब आपका दाना पूरी तरीके से विकसित हो जाता है, तब आपका जो है गेहूं में करनाल वंट रोग देखने को मिलता है। तो ये तो आपने करनाल वंट के बारे में जाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि पौधों में व्हाइट बड रोग किसकी कमी से होता है, जिंक, कॉपर, जल या मैंगनीज। बताइए आप कि पौधों में जो व्हाइट बड रोग है वो किसकी कमी से होता है। ठीक है, तो पौधों में जो व्हाइट बड रोग है वो बेसिकली आपके जिंक की कमी से होता है। किसकी, जिंक की कमी से होता है। यानी कि आपका जो जिंक होता है वो आपके पौधों का मेकअप होता है, इसीलिए आपके पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व की तरह आपका जो काम करता है। कई बार एग्जाम में आता है कि पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व की तरह कौन सा आपका कार्य करता है, तो सूक्ष्म पोषक तत्व तो आपका होता है जिंक होता है। ठीक है, मतलब इसकी थोड़ी सी मात्रा ही चाहिए पड़ती है आपके पौधों को विकसित होने के लिए। तो ये हुआ आपका पौधों के लिए व्हाइट बड रोग आपका। ठीक, ये आपके जिंक की कमी से होता है। साथ ही साथ याद रखना है पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व की तरह आपका जो है जो जिंक है वो कार्य करता है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आपकी कोई सी भी वीडियो साइंस की या फिर किसी और सब्जेक्ट की मिस ना हो। एंड इसी तरीके से बने रहिए नैंसी क्लासेस के साथ और लेते रहिए इसी मज़ेदार क्लासेस को। एंड थैंक यू सो मच।